हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएसई सर्कल। मैं हूं गुरांशप्रीत सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 फोर्स। इस वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में बार बार आते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं फोर्स से। फोर्स क्या है? जैसा कि आप सबने बचपन में पढ़ा है कि फोर्स एक पुश और पुल है। अब फोर्स के इफेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले नॉन रिजिड बॉडी पर। ये नॉन रिजिड बॉडी क्या है? नॉन रिजिड बॉडी वो है जिसका शेप आसानी से चेंज हो जाए, लाइक फुटबॉल, टूथपेस्ट या रबर। अभी के लिए रबर लिख देते हैं एग्जाम्पल। अब इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस है, रबर को स्ट्रेच हो जाएगा। रबर की शेप या साइज, शेप या साइज ये चेंज होगा। नेक्स्ट आते हैं रिजिड बॉडी पर। ये रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी वो है जिसका शेप ना चेंज हो। एग्जांपल के लिए स्टील ले लेते हैं। अब रिजिड बॉडी के फोर्स पे इफेक्ट्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले इस रिजिड बॉडी को हम पाइवट कर देंगे। पाइवट यानी कि एक जगह से बांध दी गई है, जैसे कि ये मार्कर को अभी मैंने यहां से बांध दिया है, यहाँ पे पकड़ लिया है ऐसे कह लो। अब इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा, जैसे कि मैंने फोर्स लगाई तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये रोटेट करना चाह रही है, ये रोटेट करना चाह रही है जैसे कि ये, तो ये रोटेशन मोशन शो करेगी। फोर्स का इफेक्ट रिजिड बॉडी पर अगर वो पाइवट कर दी जाए तो क्या इफेक्ट है? रोटेशन होगा। अब इसके नॉन पाइवट पे देखते हैं। नॉन पाइवट यानी कि इसे खुला छोड़ दिया, इस मार्कर का खुला छोड़ दिया। अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये हवा में जाएगा, यानी कि लीनियर मोशन कर रहा है, तो लीनियर मोशन होगा। आपकी बुक्स में इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। फोर्स अगर नॉन रिजिड बॉडी पे एक्ट करे तो उसका शेप या साइज चेंज होगा। अगर फोर्स रिजिड बॉडी पे एक्ट करे और वो पाइवट हो तो रोटेशन मोशन होगा। अगर रिजिड बॉडी नॉन पाइवट है तो लीनियर मोशन होगा या रेक्टिलिनियर मोशन। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन रिजिड बॉडी पे शेप या साइज चेंज होगा, पर मैं फुटबॉल को किक करता हूं तो वो मोशन भी करती है, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स मोशन भी करा सकता है। बट जनरली आंसर यही होता है। अगर आपको ब्लैंक्स वगैरह में क्वेश्चन आ जाए तो यही आंसर लिखोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसकी बुकिश डिफाइन पढ़ लेते हैं एक बार। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहली बात, अगर कोई भी डिफाइन आती है पेपर में तो बुकिश वाली लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अब सुनते हैं इसकी मतलब क्या है, क्योंकि मतलब तो समझ आया ही होगा किसी को भी। ये देखते हैं मतलब इसका। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट यानी कि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन। किस का है? फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स हम लगाएंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन से शुरू करते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा पाइवट है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मतलब एक जगह से किसी चीज को बांधा हुआ है, वो पाइवट, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब है फोर्स जहां पर लग रही है उस इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। एग्जांपल के लिए मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये एक दरवाजा है, इसे यहां पर पाइवट किया हुआ है, ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पर मैं फोर्स लगाऊंगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका और फोर्स का प्रोडक्ट टॉर्क देगा। और फिर फॉर्मूला क्या बना? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा समझते हैं टॉर्क को। टॉर्क हमारा है फोर्स अप्लाइड इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवट। अब देखते हैं क्या है इसका ऐसा यूनिट। इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर, जिसे आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि ये जूल भी होता है। पर इस चैप्टर में या फिर इस चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो टॉर्क को ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर ही लिखना है, जूल नहीं लिखना। अगर जूल लिखोगे वो गलत हो जाएगा। इसका रीजन आपको फर्दर क्लासेस में पता लगेगा +1 +2 में कि ऐसा क्यों है। अभी के लिए इसको साइड रखते हैं, याद रखते हैं कि जूल नहीं लिखना, जूल नहीं लिखना, न्यूटन मीटर सही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉर्क डिपेंड किस पे करता है? अगर आपने किसी ने आपको पढ़ाया हो कि जो फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला ये रहा, जो इस फॉर्मूले में कंपोनेंट्स होते हैं ना, वही उसी चीज पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो टॉर्क फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा। सो पहला पॉइंट हो गया फोर्स, फोर्स बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये बढ़ेगा तो टॉर्क फिर से बढ़ेगा। फोर्स तो कॉमन सेंस है, आप दरवाजे को जितना जोर से हिलाएंगे, जितना जोर से खींचेंगे, उतनी जोर से टॉर्क लगेगा, उतनी तेजी से वो घूमेगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को समझने के लिए एक बार फिर से डायग्राम पर आते हैं। ये हमारा दरवाजा वापस आ गया है। अब नोटिस कीजिए, अगर आपके घर पे कोई दरवाजा है तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। फोन लेकर जाइए, दरवाजे के पास खड़े हो जाइए। नोटिस कीजिए आपका जो नॉब है डोर का, वो यहाँ पर लगा होता है, बिल्कुल एज पर। अगर आप यहाँ से अपनी पिंकी फिंगर, अपनी छोटी उंगली से दरवाजे को खींचेंगे तो आसानी से खिंच जाएगा, बिना पूरे हाथ को यूज किए। सिर्फ पिंकी फिंगर की फोर्स से भी ये खुल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब बहुत ज्यादा होगा तो थोड़ी सी फोर्स से ही पूरा दरवाजा खुल जाएगा, यानी कि पूरा टॉर्क लग जाएगा, ज्यादा घूम जाएगा। अब देखते हैं, अगर मैं फोर्स यहां पर लगाऊंगा, अगर आपके घर में दरवाजा है, होता ही है सबके घर में, सेंटर में आप फोर्स लगाएंगे दरवाजे के सेंटर में, तो आपको आपकी पिंकी फिंगर से या आपकी छोटी उंगली से दरवाजा पूरा नहीं खुलेगा, आपको पूरा हाथ लगाना पड़ेगा और काफी मेहनत लगेगी पूरा दरवाजा खोलने के लिए। और अगर आप बिल्कुल बिल्कुल जहां पर पाइवट किया हुआ है वहां पर फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? डी अगर 0 है तो मोमेंट ऑफ फोर्स अपने आप 0 हो जाएगा, यानी कि टॉर्क 0 हो जाएगा। अगर डी लेस है तो टॉर्क लेस आएगा, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर डी काफी ज्यादा है तो टॉर्क बहुत ज्यादा आएगा, फोर्स कम लगानी पड़ेगी, आराम से दरवाजा खुल जाएगा। अब इसकी समरी, एक बार इसकी समरी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सब कुछ। जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ज्यादा टॉर्क, जितना कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही कम टॉर्क। इसमें दम कम, मतलब आपका दम कम लगेगा, मतलब फोर्स कम लगेगी, इसमें दम ज्यादा लगेगा। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पर, जो क्वेश्चंस पेपर में नॉर्मली देखे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये जो डोर है इसका नॉब बिल्कुल एंड में क्यों होता है, सेंटर में क्यों नहीं है, या फिर पाइवट के पास क्यों? ये तो आपको रीजन अब समझ आ गया होगा कि जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना आसानी से खुल सकता है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? मोर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोर इज टॉर्क। और अगर आपकी बुक में मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा है, टॉर्क नहीं लिखा क्योंकि टॉर्क बड़ी क्लासेस में यूज करते हैं, तो आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हो यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो जैक होता है, जब गाड़ी को ऊपर उठाते हैं जिससे, वो जैक है, वो जैक का हैंडल इतना बड़ा क्यों होता है? तो सेम आंसर लिखेंगे आप, मोर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोर इज द टॉर्क। अगर ये रॉड जितनी बड़ी होगी, जितनी लंबी होगी, आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर ये पाइवट हो रखा है, इसे आसानी से फोर्स लगाया जा सकेगा और इतनी बड़ी गाड़ी आराम से उठ जाएगी। नेक्स्ट आता है जो रेंच होता है, उसका हैंडल इतना लॉन्ग क्यों है? सेम रीजन,
मोर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोर इज द टॉर्क। अगर हैंडल छोटा होगा तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी और वो आसानी से घूमेगा भी नहीं। अगर रॉड ज्यादा बड़ी होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो टॉर्क अच्छे से लगेगा, फोर्स कम लगानी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक का नाम है कपल। ये वो कपल नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देखिए इसकी बुक इज डिफाइन क्या है। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पैरेलल बट ऑपोजिट टू ईच अदर and not on the same line of action produce rotation motion is called couple। अब इस डिफाइन का मतलब क्या है? दो फोर्सेस होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि दो फोर्सेस ले लेते हैं दोनों 5 न्यूटन की, पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के बट ऑपोजिट टू ईच अदर। एक काम करते हैं, गोल चीज ले लेते हैं, यहाँ पर 5 न्यूटन, वहां पर लिखा है पैरेलल, मतलब सेम ऊपर या नीचे होना चाहिए, पर ऑपोजिट लिखा है इसलिए नीचे होना चाहिए। क्या समय है? दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, 5 न्यूटन के दो फोर्सेस ले लिए हमने, पैरेलल बट ऑपोजिट टू ईच अदर। पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन पे है, बट ऑपोजिट टू ईच अदर है, एक ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा है। एंड नॉट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? मतलब सेम पॉइंट पे दोनों नहीं होने चाहिए, ये ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पर है। प्रोड्यूस रोटेशन मोशन इज कॉल्ड कपल। अब ये रोटेशन मोशन प्रोड्यूस करेगा। अब इसको फील करने के लिए समझते हैं मेरे पास स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग हो गया। अब मैं इसको रोटेट करने के लिए ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगा, तो ये एक तरीके से कपल का काम हो रहा है यहाँ पर। सिंगल लोग ऑफेंड मत होना। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। कपल को यहाँ पर मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, आपकी बुक में कुछ और डिनोट किया होगा, मैं सी से कर रहा हूँ। कपल का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये कहोगे आप तो टॉर्क का ही फॉर्मूला दे रहे हो, तो ये सुनो, फोर्स आपने लेनी है एनी वन, मतलब वहां पर दो फोर्स थी, दोनों 5 न्यूटन की है, तो एनी वन ले सकते हो आप। डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रॉड ले ली, यहाँ पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये रॉड है 4 मीटर की, तो कपल कैसे निकलेगा? कपल फोर्स वो भी एनी वन फोर्स ले लो, यहाँ पर मैं ये वाली ले रहा हूँ 6। डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस है 4, तो 4 आंसर आ गया। 6 4 जा 24 न्यूटन मीटर। यूनिट सेम ही है टॉर्क वाला, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। अभी और टफ वाले भी करेंगे थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट सेगमेंट में। अभी के लिए इससे समझे। तो ये टॉर्क का, ये तो कपल का फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब कपल रियल लाइफ में कहाँ दिखता है? पार्क में आप कहेंगे तो नहीं। ये टॉर्क वाला कपल कहाँ पर दिखता है? सबसे पहले ये आपको देखेगा स्टीयरिंग व्हील में, फिर देखेगा साइकिल की पैडल में। अब ये मैं पैडल दिख रहा हूं। थर्ड ये आपको दिखेगा जब आप बॉटल का ढक्कन खोलते हैं। अभी मैं आपकी अपनी बॉटल दिखाता हूँ। ये रही मेरी बॉटल, इसे मैं खोलूंगा, इसे मैं यहाँ से पकड़ूंगा एक अंगूठे से और एक उंगली से, और मैं इसे टर्न करूंगा। ये टर्न होगी तो ये एक तरीके कपल का काम हो रहा है। कैसे? देखिए, ये अंगूठा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये उंगली पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। उंगली पीछे की तरफ, अंगूठा यहाँ की तरफ, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे। सेम फोर्स लगाएंगे तो ये ढक्कन घूमना शुरू कर देगा। ये देखिए घूमने शुरू हो गया, ये देखिए। तो ये भी एक तरीके से कपल का काम है, ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। तो ओपनिंग ऑफ बॉटल। अब ऐसे बॉटल खोलिए, ऐसे आप नल भी खोलते हैं तो टैप लिख देता हूं। तो ये एग्जांपल्स होगी कपल की जो आप नॉर्मली देख सकते हैं रियल लाइफ में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डिफाइन पढ़ लेते हैं एक बार।
When number of forces acting on a body produce no change in state of rest or motion, the body is said to be in equilibrium. अब इस डिफाइन को सिंप्लीफाई करते हैं। अभी के लिए मोशन को साइड पे करते हैं, रेस्ट पे ध्यान देते हैं। एक बॉडी लेते हैं, ये बॉडी हो गया मेरा मार्कर। When number of forces acting on the body, एक काम करते हैं, बड़ी बॉडी लेते हैं, डस्टर ले लेते हैं अभी के लिए। ये डस्टर है, ये डस्टर पे कौन सी फोर्सेस लग रही है? आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, एक ग्रेविटी लग रही है, एक मेरे हाथ का नॉर्मल फोर्स लग रहा है जिस सरफेस पे रखते हैं उसका नॉर्मल फोर्स, और एक एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है। तो ये चार फोर्सेस अभी के लिए लग रही है इस डस्टर पे। प्रोड्यूस नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन को अभी साइड में हटाओ। प्रोड्यूस नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इसका मतलब ये फोर्सेस बॉडी पे लग तो रही है पर कोई इफेक्ट नहीं दिखा रही। ये बॉडी पहले भी रेस्ट पे थी, अभी भी रेस्ट पे ही है, आगे भी रेस्ट पे ही रहेगी। द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अगर अब मोशन पे ध्यान देते हैं, मोशन के लिए हम रियल लाइफ एग्जांपल नहीं ले पाते क्योंकि रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, तो वो समझ नहीं आता। अभी के लिए मान लेते हैं कि हम वैक्यूम में, स्पेस पे हैं। स्पेस में मैंने एक बॉल फेंकी, वो बॉल पे क्या क्या फोर्स लग रही है? ग्रेविटी की फोर्स है, बाकी नॉर्मल फोर्स है, मैंने एक फोर्स से फेंका है, तो कितनी सारी फोर्सेस लग रही हैं। प्रोड्यूस नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, वो बॉल मूव करती रहेगी जब तक उसे मैं नहीं रोकूंगा या फिर फ्रिक्शन नहीं रोकेगा। अब स्पेस में फ्रिक्शन होता ही नहीं है तो बॉडी रुकेगी ही नहीं, तो बॉल मोशन में चलती रहेगी और द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो उस बॉडी को भी हम इक्विलिब्रियम में कैटेगरी में रखते हैं। टाइप्स, इक्विलिब्रियम की टाइप्स क्या है? स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मतलब जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहे, वो स्टैटिक हो गया। डायनामिक जो बॉडी मोशन में है मोशन में ही रहे, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल अभी हमने डस्टर देखा था, डस्टर ऑन टेबल कह सकते हैं हम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हम कह सकते हैं बॉल मूविंग इन स्पेस। अगर हम रियल लाइफ में बॉल को रोल करेंगे तो वो रुक जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब स्पेस में फ्रिक्शन होता नहीं, इसके लिए वो रुकेगी नहीं, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। अब चलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पर। आप सोच रहे होंगे कि स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या डिफाइन है, अगर वो पेपर में पूछी गई तो याद रखना अभी जो डिफाइन लिखी हुई थी उसमें जब मोशन वर्ड आप काट दोगे तो वो स्टैटिक की डिफाइन बन जाएगी, अगर आप रेस्ट वर्ड काट दोगे तो वो डायनामिक डिफाइन बन जाएगी। तो आप अपने नोट्स में दोबारा जाकर चेक कर सकते हैं, अगर मोशन वर्ड काटेंगे तो स्टैटिक बन जाएगा, रेस्ट वर्ड काटेंगे तो डायनामिक की डिफाइन बन जाएगी वो। तो उसी डिफाइन को याद कर लो, उसे तोड़ मरोड़ के हम दूसरों की डिफाइन बना सकते हैं, ऐसे इजी रहता है। अब समझते हैं स्टेटमेंट्स को। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? नेट इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो, मतलब सारी फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट, यानी कि जब एग्जांपल के लिए इस मार्कर को मैं यहाँ से 5 न्यूटन फेंक रहा हूँ और यहाँ से 5 न्यूटन फेंक रहा हूँ, या फिर डायग्राम से समझते हैं, इस डब्बे को मैं यहाँ से 5 न्यूटन धक्का दे रहा हूँ और यहाँ से भी दे रहा हूँ, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसे मार्कर को मैंने दो हिस्सों में दो साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों बराबर फोर्स है तो ये हिल नहीं रहा, तो ऐसे फोर्स लगनी चाहिए कि नेट इफेक्ट शुड बी जीरो, मतलब बॉडी हिले ना अपनी जगह से। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ये आपको न्यूमेरिकल में बेटर समझ आएगा, पर अभी के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। ये गायब हो गया। इस पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है? अभी के लिए मान लेते हैं गोल सरफेस है, मैं 5 न्यूटन यहाँ लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन यहाँ लगा रहा हूँ, तो एक तरीके से मैंने ये गोल सी सरफेस ली है, यहाँ पे 2 रस्सियां बांधी है, ये रस्सी 5 न्यूटन नीचे खींच रहा हूँ, ये भी 5 न्यूटन नीचे खींच रहा हूँ। अब दोनों को मैं ऐसे नीचे खींचूंगा और यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दिया ऊपर छत से। अब ऐसे दोनों रस्सियों को नीचे खींचूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब कई महान लोग बोल रहे होंगे कि छत टूट के नीचे आ जाएगा, तो अभी के लिए मान लेते हैं छत बहुत मजबूत है। अब मैं इसे 5 न्यूटन दोनों साइड से खींच रहा हूँ तो ये गोल घूम नहीं पा रहा, सिर्फ ऐसे रस्सी खींच रहा हूँ और ये स्टेबल रह रहा है, गोल नहीं घूम पा रहा। इसका मतलब यही था, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। मूवमेंट ऑफ फोर्स, जितनी भी फोर्स लग रही है उनका सबका मूवमेंट
नेट जो है वो 0 आना चाहिए। अब देखिए, मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस है 5 या फिर इसी के लिए 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले इस फोर्स और इस डिस्टेंस का टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2, 5 2 10 न्यूटन मीटर। तो यहां पर टॉर्क कितना आएगा इस साइड, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस फिर से सेम है 5 इनटू 2, ये भी आ गया 10। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको हम प्लस में लेते हैं, जो फोर्स क्लॉकवाइज घुमाता है उसको हम नेगेटिव में लेते हैं। कैसे समझते हैं, ये मैं डेफिनेशन में दे रहा हूं, देखिए। जैसे अब ये फोर्स है, आप क्या करेंगे, अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, आप क्या करेंगे, अपनी पेंसिल या पेन लेंगे, उसको पाइवट पे रखेंगे और चाटे मारेंगे इसे ऐसे। तो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये टॉर्क 1 है, ये टॉर्क 2 है। टॉर्क 1 है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो ऑब्वियसली ये वाला क्लॉकवाइज होगा तो इसके लिए नेगेटिव का साइन। अब हम टोटल फाइंड करेंगे, टोटल टॉर्क, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा +10, या फिर ऐसे सोच लेते हैं टोटल टॉर्क क्या होगा T1 + T2, T1 कितना है +10, T2 कितना है -10, तो ये तो 0 हो गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट का मतलब था कि आप ऐसे फोर्स लगाओ कि जो टॉर्क हो, जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स हो, वो घूम फिर के 0 आ जाए। ये है दूसरी कंडीशन। अब इसमें हमने क्या सीखने को मिला कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस में लेना है, क्लॉकवाइज हमने नेगेटिव में लेना है। यहां पर लिख दूं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्लस में लेना है, क्लॉकवाइज नेगेटिव में लेना है। टोटल हमेशा ऐसे करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बेस किस पे है, तो बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। कैसे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहता क्या है, डिफाइन व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ clockwise movements is equal to sum of clockwise movements। अब इस डिफाइन को समझते हैं। When body is in equilibrium, बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्लॉकवाइज वाले के इक्वल होगा। देखते हैं कैसे। ये आपने लिख लिया हो तो मैं इरेज कर दूं, ये हो गया गायब। अब समझते हैं, याद है वही वाला न्यूमेरिकल लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5। हम सिंबल एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का प्लस माइनस तब लेंगे जब हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स नहीं लगा रहे होंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगा रहे हैं तो इसमें साइन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार फिर से सुन लो, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में एंटी क्लॉकवाइज को प्लस, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, ये T1 क्या आया था हमारा 10 आया था, आपको याद होगा 2 × 5। ये T2 क्या आया था, ये भी 10 आया था। बस ये प्लस या माइनस में आया था, पर अभी के लिए माइनस प्लस को छोड़ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में हम इसको छोड़ सकते हैं। अब सुनते हैं, ये देखिए, अब बॉडी इक्विलिब्रियम है तो ये वैल्यूज सेम आ रही है।
तो वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कह रहा था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होएगा वही क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होएगा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये 10 और 10 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। ये असल में फॉर्मूला है, ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे थोड़ी देर में, स्केल वाले न्यूमेरिकल्स में। आगे बढ़ते अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पर जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन जनरली पेपर में देखे गए हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स गिव इट्स एसआई यूनिट। मूवमेंट ऑफ फोर्स डिफाइन क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स अप्लाइड। गिव इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट था न्यूटन मीटर। फैक्टर्स ऑन व्हिच मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स, फोर्स एंड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ये सब हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, बस एक बार समझ दे रहा हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन कपल। कपल क्या था? दो फोर्सेस जो पैरेलल हो, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो एंड डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रही हो, कुछ ऐसे, एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ए बी, इसको कपल बोलते थे। कपल की एग्जांपल्स पेपर में पूछी जा सकती है। डिफाइन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या था? कि नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फिर इसकी टाइप्स पूछी जा सकती है, स्टैटिक और डायनेमिक। इसके कंडीशंस पूछी जा सकते हैं, वो दो कंडीशंस, और उसके बाद स्टैटिक और डायनेमिक की डिफाइंस भी पूछी जा सकती है। उनको डिफाइन को तोड़ना मैंने आपको पहले ही वीडियो में सिखा दिया है। अब बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ। आखिरी टॉपिक का नाम है डिराइव फॉर्मूला फॉर कपल। ये जनरली पेपर में नहीं आता है क्वेश्चन, बट हम इसे रिवाइज करेंगे, एक बार देख लेते हैं, बाई चांस अगर आ गया तो हमें पता हो। सबसे पहले एक रॉड लेंगे, उसे सेंटर में पाइवट कर देंगे, इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इसको ओ, इसको बी देते हैं, और लेट कर देते हैं दो फोर्सेस हैं। अब आपको कपल की डेफिनेशन आती होगी तो आपको पता होगा कि ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तो हमने वैसा ही लिया। सबसे पहले चेक करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, ये है ओ ए। अब इस पूरी रॉड को डी लेंथ की मान लेते हैं अभी के लिए, एम बी, ऐसे ही एफ इंटू डी, एफ फिर से एफ ही है, और ये डिस्टेंस है ओ बी। अब ये देख लीजिए, आप एक बार चेक कर लेते थे कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। कैसे सिखाना था? पाइवट पे अपनी पेंसिल रखें और ये चाटे मारे, ये ऊपर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, ये भी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस। अभी के लिए साइन को इग्नोर कर देते हैं, बस क्लॉकवाइज लिख देते हैं। अब एक बार नोट कर लीजिए, मैं रेस करने वाला हूं। एक बार साइड पे लिख लेते हैं। एम ए आया था हमारा एफ इंटू ओ ए एंड एम बी आया था एफ इंटू ओ बी। नाउ टोटल एम, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी। एम ए कितना है? एफ इंटू ओ ए। एम बी कितना है? एफ इंटू ओ बी। अब अगर आपको मैथ्स आती है तो एफ यहां से कॉमन आ जाएगा, एफ लिया कॉमन, अंदर आ गया ओ ए प्लस ओ बी। अब आपको क्लियरली पता है कि ओ ए एंड ओ बी, ओ एंड ओ बी इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये डी बनेगा, एफ इंटू डी। ये डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। एंड प्रूव्ड। ये कपल का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। हमने एक बार कपल का फॉर्मूला वीडियो की शुरुआत में भी देखा था। कपल इज इक्वल टू फोर्स, एनी वन फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। यहाँ पर मैं वीडियो एंड करना चाहूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।